वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज़। तो आज हम पढ़ेंगे मस्ट डू क्लास 10th का। और आज हम जो कवर करने वाले हैं चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो सिलेबस है इस चैप्टर का वो यहाँ दे रखा है। ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ जो कि है इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज का जो फ्लो होता है, जो रेट ऑफ फ्लो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का वो होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहाँ पर आई क्या है, आई यहाँ पर है करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट, और क्यू है यहाँ पर चार्ज, क्यू है यहाँ पर चार्ज, टी है यहाँ पर टाइम। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द टाइम इन विच द चार्ज फ्लोज। तो अगर मैथमेटिकली बात करें तो ये क्या है, ये एक रेशियो है। रेशियो मतलब क्यू अपॉन टी ही तो लिखा है, तो ये रेशियो ही तो हो गया, रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम, है ना। तो ये एक रेशियो है किसका, चार्ज का टाइम के साथ, है ना। सो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द टाइम इन विच द चार्ज फ्लोज। और यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, ये होती है एम्पियर। हम सबको पता है ना, कि एम्पियर होती है करंट की यूनिट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर ए से, है ना, अल्फ़ाबेट ए से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नेक्स्ट आ जाता है, देखो अगर 1 मिली एम्पियर कहीं लिखा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। और 1 किलो एम्पियर क्या होता है, 1 किलो एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई कहे 1 एम्पियर क्या है, तो देखो 1 एम्पियर क्या होगा, आई का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, क्यू अपॉन में टी। अगर मैं यहाँ पे जो चार्ज है वो 1 कूलम का रख दूँ, जो क्यू है ये मैं 1 कूलम का चार्ज रख दूँ, है ना। और अगर मैं टाइम को ले लूँ 1 सेकेंड, है ना, मतलब अगर मैं कहूँ कि 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, वो 1 एम्पियर चार्ज होगा। यही आप लिख दोगे यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसमें, कि व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। यही 1 एम्पियर की यहाँ पे डेफिनेशन हो गई, और आप इसको 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड इस तरह भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की क्या डायरेक्शन होती है, बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 13 चैप्टर में या आगे भी आपको काम आएगा। जो करंट है उसकी जो दिशा होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से ऑपोजिट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है ये, मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट्स है ना, पॉइंट इसके मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। और मुझे इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक मुझे एक चार्ज को ले जाना है, और चार्ज को मान लीजिए यहाँ से यहाँ पहुँचाने में जो मैंने काम किया वो है डब्लू। तो यही क्या होगा, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को पहुंचाने के लिए हमने जो काम किया उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज डिफाइंड एज, यहाँ पे कर लेना, इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन में क्यू, ठीक है, मतलब वर्क डन अपॉन में चार्ज। ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डिफरेंस क्या है, ये होती है वोल्ट, है ना। वोल्ट में हम नापते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। अब 1 वोल्ट क्या होगा, जैसे हमने पहले करंट में किया था वैसे ही यहाँ भी कर लेते हैं। देखो 1 वोल्ट अगर मुझे निकालना है क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने 1 जूल वर्क रख दिया यहाँ पे, है ना, और चार्ज क्या है, चार्ज है एक एक कूलम का, है ना। मतलब अगर 1 कूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए मैंने 1 जूल अगर काम किया, तो मैं कहूँगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का, ठीक है ना। तो यही आप यहाँ पे डिफाइन भी कर दो, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर
व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो 1 वोल्ट इज 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है ओम्स लॉ, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे क्वेश्चंस में फॉलो किया जाता है। ये क्या है ओम्स लॉ? द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो ये कहता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के, है ना, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन सेम। तो यहाँ पर ये कंडीशन आ जाती है कि जो टेम्परेचर है उसे सेम होना चाहिए, है ना। अगर टेम्परेचर अलग अलग होगा तो ये ओम्स लॉ वहाँ वैलिड नहीं है। टेम्परेचर अगर सेम है तो वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है जो एक मेटालिक वायर में फ्लो कर रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। अब जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? अगर ये मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दूँ, इक्वल टू का साइन लगा दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाता है एक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ओम्स लॉ का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो कि क्या कहलाता है यहाँ? रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है ना, जो कि कहलाता है रेजिस्टेंस। आप चाहो तो ये इस तरह लिख सकते हो, या यहाँ देखो ये भी ठीक लिखा है। यहाँ इन्होंने पहले आई को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए एज डिनोमिनेटर, वी अपॉन आई क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट हो जाएगा, और इस कांस्टेंट को कह दिया आर। तो इससे क्या आ गया? v इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे आर क्या है? एक कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट है तो मतलब एक गिवन मेटालिक वायर के लिए एक गिवन टेम्परेचर पर ये हमेशा सेम रहेगा, है ना। और आर को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब देखिए ये जो ग्राफ है ये प्लॉट करने आ सकता है या फिर प्लॉट किया आएगा और आपको बताना पड़ेगा रेजिस्टेंस क्या है। तो क्या है? ये वी आई ग्राफ है, ठीक है ना। वी आई ग्राफ से आप क्या बता सकते हो? इसके स्लोप से आप बता सकते हो कि रेजिस्टेंस कितना है। और ये दे रखा है नाइक्रोम वायर के लिए। नाइक्रोम वायर के किसी भी वायर के लिए जो रेजिस्टेंस ये जो वी आई ग्राफ आएगा वो क्या आएगा? वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि जो स्लोप है या ये जो वी अपॉन आई है वो क्या होता है? आर, जो कि क्या है? कांस्टेंट रहता है ना। इसीलिए हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहती है। अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोज दैट एज द करंट थ्रू अ वायर इंक्रीजेज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इंक्रीजेज लीनियरली, है ना। इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो वोल्ट है मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बढ़ता रहेगा। मतलब ये क्या बता रहा है? ये ओम्स लॉ का ग्राफ है। तो ओम्स लॉ का अगर ग्राफ बनाने आए तो आप ये वी आई ग्राफ ही बना देना और स्ट्रेट लाइन आप इसका इसमें आप बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करें कि ये जो कांस्टेंट आर आया है ये है क्या? सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। तो देखो अब एक वायर है ना, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से पास करेंगे, है ना। चार्ज भी इसके अंदर से क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर चार्ज है ना, तो ये मतलब ये पास करेगा इसके अंदर से। और अगर ये वायर क्या करेगा? देखो वायर की वो प्रॉपर्टी या कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोके, है ना। मान लो ये रोक रहा है इसको पास करने से, है ना, फ्लो करने से, तो यही जो प्रॉपर्टी है इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज ओम। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो ओम होती है, और इसको हम इस तरह से, ग्रीक लेटर है ये, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और आर क्या है? ओम्स लॉ से ही हम निकाल लेंगे। देखो ओम्स लॉ था v इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो आर क्या हो जाएगा? v अपॉन में आई, है ना। आई कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो ये आप लिख दोगे आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अब एक ओम अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है, तो देखो अभी मैंने आपको बताया आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। और आर का क्या होता है? जो ऐसा यूनिट है वो ओम होता है ना। तो एक ओम अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने 1 वोल्ट का क्रिएट किया और 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है तो उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वो 1 ओम होगा। यही आप लिख दोगे कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, तब उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? देन इट विल बी 1 ओम, ठीक है ना। इस तरह से आप यहाँ लिख दोगे 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। देखो नेक्स्ट पर आ जाते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? देखो रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, है ना। मतलब जितना लंबा
तार होगा उतना ज़्यादा ही रेजिस्टेंस होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मतलब अगर एरिया ज़्यादा है, मतलब मोटा है अगर तार, तो क्या होगा, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें ज़्यादा है ना, तो उतना ही कम वहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो नेचर पर भी डिपेंड करेगा, है ना। तो किसी किसी मटेरियल का ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस, किसी का कम होता है रेजिस्टेंस। तो 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, नेचर, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ। लेंथ देखो, लेंथ अगर बहुत ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, है ना। अगर लंबा तार है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस वो ज़्यादा ऑफर करेगा, ज़्यादा रोकेगा चार्ज को जाने से, पास होने से। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, मतलब मोटा है, तो देखो चार्ज आसानी से पास हो जाएंगे। आप इस तरह समझिए, उन्हें जगह मिल ही जाएगी, है ना, पास होने की। तो इसीलिए वहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस कम होगा। और तीसरा, नेचर पर डिपेंड करता है कि मटेरियल किस तरह का है। अगर हम इन सबको कंबाइन कर दें तो देखो, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को अगर हम कंबाइन करें तो क्या आ रहा है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। तो ये हम कंबाइन करके इस तरह लिख सकते हैं, है ना। तो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और ये अगर मैं प्रोपोर्शनल हटा दूँ तो यहाँ पे मुझे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर होता है रो, है ना। इस केस में हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं रो। और ये रो क्या है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। ये होती है रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये जो रो है, ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की क्या एसआई यूनिट होगी वो निकालते हैं। तो देखो, हमें पता है कि आर इज इक्वल टू रो एल, रो, एक मिनट मैं इसे मिटा दूं ज़रा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। इससे अगर मैं रो निकालना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, ए को इधर लेके जाना पड़ेगा और एल को यहाँ नीचे लाना पड़ेगा। तो आर एल अपॉन में ए, यही करूँगी मैं, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ। क्या करना पड़ेगा, आर ए अपॉन में एल, यही करना पड़ेगा। अब एक बार सबकी यूनिट लिखते हैं। देखो, आर क्या होता है, ओम होता है ना। ए एरिया क्या होता है, ऐसा ही यूनिट में करते हैं तो मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया को मीटर स्क्वायर में ही लिखते हैं हम। और लेंथ क्या होता है, मीटर में लिखते हैं, है ना। अब ये देखो, मीटर से ये स्क्वायर, ये तो कट जाएगा ना, क्या बच गया यहाँ पे, रो इंटू मीटर, है ना, रो मीटर बच गया। तो यही क्या है, रेजिस्टिविटी की यूनिट है, एसआई यूनिट है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को समझते हैं। देखो, सीरीज कनेक्शन क्या है, सीरीज कनेक्शन देखो कुछ इस तरह, अगर इस तरह आप देखो लगा हुआ है, मतलब ये पहला रेजिस्टेंस है ना, ये इसके दोनों एंड्स हैं। ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये इसके दोनों एंड्स हैं, ये और ये तीसरा रेजिस्टेंस है विद बोथ द एंड्स हियर, है ना। आप देख रहे हो, अगर एक आर्म से दूसरे वाले रेजिस्टेंस का एक आर्म कनेक्टेड है, ठीक है ना, वन आर्म कनेक्शन आप मान लो, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सीरीज कनेक्शन, ठीक है ना। पैरेलल कनेक्शन पर आते हैं। पैरेलल कनेक्शन पे देखो कुछ इस तरह लगा हुआ है, ये 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं कुछ इस तरह से, है ना, R1, R2, R3। तो देखो, R1 का एक जो हैंड है इधर है, दूसरा हैंड इधर है, मतलब दोनों आर्म इधर है। R2 का देखो, R2 का ये इधर और इधर है ना। R3 क्या है, देखो R3, ये भी देखो R3 का इधर इधर है। मतलब अगर दोनों आर्म्स रेजिस्टेंस के एक जगह पर बंधे होते हैं, मतलब एक साथ अटैच्ड हैं, तो आप क्या कहोगे, वो एक पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है ना। तो पैरेलल और सीरीज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है लेकिन यहाँ दे नहीं रखी, वो ये है कि वोल्ट मीटर को आप हमेशा कनेक्ट करोगे पैरेलल में, ठीक है। और एमीटर हमेशा कनेक्ट होता है, एमीटर विल इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। आप यहाँ देख ही रहे हो, एमीटर सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ भी और यहाँ भी,
और जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा कनेक्ट होगा पैरेलल में, ठीक है ना, ये हमेशा कनेक्ट हो जाएगा पैरेलल में। नेक्स्ट पर आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड एज अ रिजल्ट रजिस्टर गेट हीटेड। तो देखो, इसका यही मतलब है कि जब भी एक वायर में से, मतलब एक प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर है, उसमें से जब भी एक हम क्या करते हैं, हम करंट को पास करवाते हैं, तो उस करंट की वजह से क्या होता है, जो एनर्जी है उस करंट की क्या होती है, वो चेंज हो जाती है इनटू हीट एनर्जी। मतलब हीट वहाँ पे क्रिएट होती है, हीट वहाँ पे डिसिपेट होती है, ठीक है ना। और उस वजह से क्या होता है, वो जो तार है या वो जो रजिस्टर है वो क्या होता है, वो हीट हो जाता है ना। एंड दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये कहाँ यूज़ होता है, ये उन अप्लायंस में यूज़ होता है जो आप हीटिंग के लिए यूज़ करते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, या फिर गीज़र। इन सब में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही यूज़ होता है। नेक्स्ट देखो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इस लॉ में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। तो मतलब जो हीट है जो एक रजिस्टर में प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगी किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ करंट, है ना। एंड इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। तो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तीसरा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो। तो ये जो भी टाइम, जितने टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ है एक रजिस्टर में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तीनों को अगर हमने कंबाइन कर दिया तो क्या बनेगा, कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, हमें ये जो फॉर्मूला है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कहाँ कहाँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज़ होता है, देखो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, द फिलामेंट ऑफ बल्ब गिव्स लाइट बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही जो फिलामेंट है वो लाइट प्रोड्यूस करता है। होता क्या है, द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज जनरली मेड ऑफ टंगस्टन मेटल हैविंग मेल्टिंग पॉइंट इक्वल टू 3380 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। पेपर में आता है, एग्जाम में आता है कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा क्यों होता है, ये इसीलिए इतना ज़्यादा होता है। देखो, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा तो करंट पास कराने के बाद जब ये मेटल, जब टंगस्टन हीट होगा तो ये आसानी से मेल्ट नहीं करेगा, है ना। तो ये गर्म होता जाता है, गर्म होता जाता है, लेकिन हीट नहीं करता, बल्कि इतना गर्म होने के बाद ये ग्लो करने लगता है और जो बल्ब है वो जलने लगता है ना। ग्लो करने के बावजूद, ग्लो जब कर रहा होता है बल्ब, मतलब टंगस्टन बहुत ज़्यादा गर्म है तभी ग्लो कर रहा है वो, है ना। और उसके बावजूद भी वो मेल्ट नहीं होता क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। यहीं अगर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट कम ले लेते तो क्या होता, इट विल बी अ प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि ग्लो करने से पहले ही क्या होता, बल्ब फ्यूज़ हो जाता ना, ये जो फिलामेंट है, ये जो टंगस्टन मेटल है मेल्ट हो जाता। इसीलिए हमेशा बल्ब जो भी हम लेते हैं, बल्ब में मतलब जब भी हम जो भी फिलामेंट यूज़ होता है, टंगस्टन यूज़ होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हम हाई लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही मेटल वहाँ यूज़ होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक आयरन। द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ अलॉय हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ भी हाई मेल्टिंग पॉइंट का अलॉय यूज़ किया जाता है, रीज़न सेम ही है। इलेक्ट्रिक हीटर एंड गीज़र वर्क ऑन द सेम मैकेनिज्म। तो जो हीटर है और जो गीज़र है वो सेम मैकेनिज्म पे काम करते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी इसी एप्लीकेशन पे वर्क करता है। कैसे, इट प्रोटेक्ट्स सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। अब देखो, सीरीज में प्लेस किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और अलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा। अब देखो, फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ एक ऐसा अप्लायंस है जो हमें अगर एक्स्ट्रा फ्लो आ गया करंट का उससे बचाएगा। कैसे बचाएगा, देखो ये मान लीजिए ये फ्यूज़ है, ठीक है ना, ये फ्यूज़ है और ये मैंने अपने अप्लायंस के साथ लगाया, मान लीजिए गीज़र के साथ लगाया हुआ है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा करंट आ गया, बहुत ज़्यादा करंट इससे पास करेगा,
है ना, इससे पास करेगा। तो इसमें जो भी हम वायर यूज़ करते हैं वो कम मेल्टिंग पॉइंट वाली यूज़ करते हैं, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, एक अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो क्या होता है, ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो सप्लाई है करंट की, ये यहीं पे क्या हो जाएगी, ये इस पॉइंट पर ये जो सप्लाई है ये बंद हो जाएगी, है ना, ये मेल्ट हो गया तो, और गीज़र तक वो करंट पहुँचेगा नहीं और वो फूकने से बच जाएगा, है ना, वो ख़राब होने से वो बच जाएगा। अब ये हमेशा हम किस में लगाते हैं, हम इसे सीरीज़ में लगाते हैं। सीरीज़ में इसलिए लगाते हैं जिससे जितना भी करंट है वो इसमें पास कर सके, है ना, सारा करंट इसमें पास अगर होगा तभी क्या होगा, तभी ये बचा पाएगा गीज़र को, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और एन अलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ज़्यादातर एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड इनका इस्तेमाल होता है। If a current larger than the specified value flows through the circuit, the temperature of fuse wire increases. अगर एक सर्टेन वैल्यू जो हमने डिसाइड की होती है करंट की, उससे ज़्यादा अगर करंट आता है तो जो फ्यूज़ वायर है वो क्या करता है, वो गर्म हो जाएगा, है ना, और गर्म होने की वजह से क्या हो जाएगा, इट विल मेल्ट, और मेल्ट होने की वजह से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए ये क्या होता है, ये बचाता है एक्स्ट्रा या फिर ओवरफ्लो ऑफ करंट से, है ना, शॉर्ट सर्किट से बचाता है ये। The fuse used for domestic purposes are rated as 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर एक्सेट्रा। इस तरह से फ्यूज़ जो है घर में जो यूज़ होते हैं वो आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। तो अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर, है ना। तो वो रेट जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ हो रही होती है या डिसिपेट हो रही होती है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, है ना। और पावर को हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू वी आई, है ना, इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो VIP, है ना, याद कर सकते हो ना VIP। अब क्या लिख सकते हो आप, देखो हमें पता है V क्या होता है, ओम्स लॉ एक बार लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR होता है ना। तो अगर मैं इस V की जगह IR लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इस V की जगह मैंने IR लिख दिया, IR इंटू आई, क्या है ये, P का एक फॉर्मूला बन गया I²R, ठीक है ना, ये यहाँ आ गया P इज इक्वल टू I²R। अब क्या कर सकते हैं हम, V को एज इट इज़ रख के I को भी तो हम इस ओम्स लॉ से चेंज कर सकते हैं ना। I क्या आ जाता है, I इज इक्वल टू, एक बार ये मिटा देती हूँ मैं, देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V/R, है ना। और इसको जब हम इस फॉर्मूला में रखेंगे, इस I की जगह रखेंगे तो क्या आ जाएगा, V इंटू V/R इज इक्वल टू P। इससे क्या आ गया, P इज इक्वल टू V² में R। तो ये दूसरा फॉर्मूला है पावर का। नेक्स्ट ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिक पावर की होती है वो होती है वॉट, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे 1 वॉट क्या है तो क्या बताओगे आप, देखो हमें पता है पावर का सबसे सिंपल फॉर्मूला VI होता है। तो अगर यहाँ पे मैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पियर करंट अगर यहाँ पर हो तो क्या होगा, पावर 1 वॉट होगी, है ना। तो यही आप लिख दोगे, इट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। नेक्स्ट 1 वॉट आर क्या होता है, तो देखो 1 वॉट आर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड फॉर 1 आवर। तो अगर मैंने 1 वॉट पावर को 1 घंटे तक यूज़ किया, इतनी एनर्जी अगर मैंने 1 घंटे तक कंज्यूम करी तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 वॉट आर, है ना। लेकिन ये यूनिट, ये जो 1 वॉट आर है, ये क्या है, ये एक बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, ये एक बहुत स्मॉल यूनिट है। कमर्शियली जो हमारे घर में जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है किलोवाट का, ठीक है ना, ये किलोवाट का यूज़ होता है। तो कमर्शियल यूनिट यही लिखा है यहाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी की होती है किलोवाट आर, ठीक है ना। ये क्या है, ये एनर्जी है, ठीक है ना, ये एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट है अगर आपसे पूछे कोई तो वो होगी किलोवाट आर, ठीक है ना। अब 1 किलोवाट आर क्या होता है, 1 किलोवाट आर होता है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, देखो 1 किलोवाट, किलोवाट मतलब 1000 वाट होगा ना, 1000 वाट।
और आर को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा, 60 इंटू 60, इतने सेकंड्स होगा ना। आर को पहले मैंने मिनट में किया, 60 से मल्टीप्लाई करूँगी, मिनट को सेकंड में तो और 60 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। इन्हें आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड, ठीक है ना, इतने आएगा। और इस वॉट सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो, ये क्या निकाल रहे हैं हम, ये एनर्जी है ना, तो इसकी हम जूल भी हम इसे ले कह सकते हैं, है ना। तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो पेपर में आया आता है कि आपको कन्वर्ट करना होता है किलोवाट को जूल में, तो आप इस तरह ये कन्वर्जन कर दोगे। और किलोवाट आर को हम एक यूनिट भी बोलते हैं। जो हमारे घर में एक यूनिट आता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, जब बिल आता है तब आता है ना, इतना यूनिट आपने कंज्यूम किया एनर्जी, तो वो क्या है, वो होती है 1 किलोवाट आर, ठीक है ना। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आर। अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला हम और लिख सकते हैं, क्या, देखो 1 वॉट आर क्या है, ये एनर्जी है ना, तो एनर्जी को क्या हमने लिखा है, वॉट क्या होता है, पावर की यूनिट, है ना, और टी क्या है, टाइम की यूनिट। तो एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, पावर इनटू टाइम। क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द फॉलोइंग। एसआई यूनिट हमें लिखनी है, तो करंट की एसआई यूनिट लिखनी है। करंट की होती है एसआई यूनिट एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट, रेजिस्टेंस की होती है ओम, और लास्ट में इलेक्ट्रिक पावर की होती है वॉट। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो कंडक्टर में कौन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन, बैटरी या फिर सेल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे हिंट दिए थे मस्ट डू में, जनरली क्या पेपर में दिए नहीं आएंगे ये हिंट, ठीक है। ये हिंट जो है ये आंसर यही है इसमें, ठीक है ना, आपको हिंट नहीं दिए आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कॉमनली यूज्ड इन द सर्किट डायग्राम। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, इन सब के हमको क्या बनाने हैं, हमें सिंबल बनाने हैं। तो देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे आप टेबल बना लोगे और फिर एक एक करके सिंबल लिखिए आप, ड्रॉ करिए आप। इलेक्ट्रिक सेल को आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हो, है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब को आप कुछ इस तरह से इसका सिंबल है। रेजिस्टेंस को आप इस तरह से ड्रॉ करते हो, और एमीटर को कुछ इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ आप एमीटर में प्लस माइनस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हमें ये बताना है एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है ना, मतलब एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो क्या करोगे आप, हमें पता है, देखो क्यू क्या होता है, चार्ज जो है मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही तो चार्ज होता है, ई माइनस, है ना। अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं तो आप क्या कहोगे, चार्ज कितना है, 3 नेगेटिव चार्ज है, यही कहोगे ना। तो अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे तो आप क्या कहते हैं, 3 नेगेटिव चार्ज है ना। तो 3 यहाँ पे इससे क्या आया, Q इज इक्वल टू एन इन टू ई। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन ये ई का मतलब है चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे, है ना, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर आप नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे कि आप पे कितने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज, है ना। नेक्स्ट एन हमें निकालना है ना। एन क्या आएगा यहाँ पे, क्यू अपॉन में ई। अब हमें पता है क्यू क्या है यहाँ पे, 1 कूलम, है ना, अभी दे रखा है 1 दे रखा है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻19। तो अब आप अगर इसे डिवाइड जैसे ही आप करोगे तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन यहाँ पे जो हिंट दिया है ये पेपर में नहीं आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पर आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, वाई द फिलामेंट ऑफ बल्ब हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये अभी मैंने आपको समझाया था, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आर। तो ये भी अभी मैंने आपको पूरा बताया है, वही आप लिख दोगे। देखो फिलामेंट में हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है, क्योंकि फिलामेंट में अगर लो मेल्टिंग पॉइंट
का अगर लो मेल्टिंग पॉइंट हुआ तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा, है ना, ग्लो करने से पहले ही। तो अब फिलामेंट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज द बल्ब बिगिंस टू ग्लो ओनली व्हेन द फिलामेंट इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट बिकम्स bright or incandescent without melting. This happens only when the material of filament has high melting point. तो high melting point होगा अगर, तभी क्या होगा, फिलामेंट हीट कर पाएगा विदाउट मेल्टिंग। ये आप यहाँ लिख दोगे। नेक्स्ट जो आपको जूल लिखना है कि 1 किलोवाट और आर में कितने जूल होते हैं, तो डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हो, है ना, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 6th क्वेश्चन, स्टेट ओम्स लॉ, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। तो ओम्स लॉ का क्या ग्राफ होता है, ओम्स लॉ का ग्राफ होता है कुछ इस तरह से, है ना, वी आई ग्राफ जो है वही ओम्स लॉ का ग्राफ है। और ओम्स लॉ को आप इस तरह डिफाइन कर दोगे, पहले भी अभी मस्ट डू में लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पे डेफिनेशन आप लिख देना कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। नेक्स्ट, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसकी भी अभी जो डेफिनेशन थी ये भी मस्ट डू में मैंने आपको पढ़ाई है, आप वही लिख दोगे। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी एंड में मैंने आपको बताया था, है ना, तो एज इट इज़ वो आपको कॉपी करना है वहाँ से, ठीक है ना। नेक्स्ट 8 जो क्वेश्चन है वो है, अ पीस ऑफ वायर of resistance 20 ohm is drawn out so that its length is increased to twice its original length. Calculate the resistance of the wire in the new situation. तो क्या कहा गया है यहाँ पे, यहाँ कहा है एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया है, मतलब R1 दे रखा है। ओरिजिनली ये 20 ओम का रजिस्टर है ना। अब क्या किया गया है, जो पहली लेंथ थी उसे L1 मानते हैं, जो पहले एरिया था उसे A1 मानते हैं, है ना। अब बोला गया है कि जो लेंथ है हमने उसको क्या कर दिया है, लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस, मतलब अब जो L2 है हमने क्या किया है, पहले से उसे दुगना कर दिया, ठीक है, L2 को हमने डबल कर दिया है। अब अगर लेंथ डबल होगी तो क्या होगा बच्चों, एरिया जो है वो आधा ही रह जाएगा, है ना। कैसे, देखो एक वायर है, इस तरह ही होता है ना, ये एक वायर है, अगर इसको मैंने अब खींच के लंबा कर दिया, इसको अगर मैंने खींच के लंबा कर दिया इस तरह से, तो ये क्या होगा, पहले से तो पतला हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम तो उतनी ही है, मटेरियल मैंने थोड़ी ना एक्स्ट्रा लिया है, इसको ही मैंने खींच के लंबा कर दिया, लेंथ डबल कर दी, तो ये पतला हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, पहले जितनी ही रहनी है, और पहले जितनी ही रहने के लिए लेंथ को अगर मैंने डबल किया है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया अब क्या हो जाएगा, पहले का A1 का आधा, ठीक है ना, इसका आधा हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन है, हमें बताना है नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो नया रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस की हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, रो L अपॉन में A, है ना। रो क्या रहेगा, मटेरियल सेम है तो रो में कोई चेंज नहीं आएगा, एक मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहती है। L क्या हो गया, यहाँ अब L2 लिखेंगे, A क्या है, ये अब A2 है, हमें पता है L2 कितना है, L2 है ट्वाइस ऑफ L1, और एरिया क्या है, पहले से आधा हो गया है, मतलब A1 का आधा है। सॉल्व करो, ये क्या चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो रो 2L1 अपॉन में A1, और ये जो 2 है नीचे वाला ये क्या चला गया, ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 4 होता है, इसे 4 को बाहर लिख दो इस तरह, रो L डैश अपॉन में A डैश, है ना, ये लिख दिया। अब पहले वाला इनिशियली जो R1 था वो क्या था, R1 आया था, R1 का फॉर्मूला रो L1 अपॉन A1 ही तो होगा, और यही क्या है, रो L1 अपॉन A1 सेम है। ये अगर मैंने इक्वेशन 1 लिया तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ ना, इस वाले यहाँ पर, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, 4R1 लिख सकती हूँ ना। तो नया रेजिस्टेंस क्या है, पहले से 4 गुना बढ़ जाएगा, तो पहले कितना था, 20 था, तो अब 20 इंटू 4 हो जाएगा, 20 इंटू 4 क्या होगा, 80 ओम, ये यहाँ पर आंसर लिख दोगे।
ये पूरा ये देखो इस तरह से आप यहाँ लिख देना। मैंने सॉल्व भी कर दिया है नीचे आपके लिए वैसे, ठीक है, और इस तरह मैंने यहाँ लिख दिया है। आप सॉल्व करके ऐसे आंसर लिख देना। नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन, दो रेजिस्टेंस हैं R1 और R2 may form a series combination or a parallel combination and the combination may be connected to a battery of 6 volt. In which combination will the potential difference across R1 and R2 be the same and in which combination will the current through R1 and R2 be the same? तो देखो important क्वेश्चन है ये और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा अलग दे रखा है। इन्होंने कहा है हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं R1 और R2, ठीक है ना, दो रेजिस्टेंस है, इन्हें हम सीरीज़ में भी कंबाइन कर सकते हैं, पैरेलल में भी कंबाइन कर सकते हैं, और V दे रखा है, V है 6 वोल्ट, ठीक है। मेन देखो, अब मेन क्या पूछा है, इन विच कॉम्बिनेशन विल द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से पढ़ो, ये है इंपॉर्टेंट, विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड R2 बी द सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है एक पैरेलल कनेक्शन में, तो आप ये लिख दो, है ना। और नेक्स्ट में पूछा है करंट कहाँ सेम रहने वाला है, तो करंट सेम हमेशा रहता है सीरीज़ कनेक्शन में, है ना, हमेशा सीरीज़ कनेक्शन में सेम रहता है। तो ऊपर वाला ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चा पहले ही छोड़ दे, है ना क्वेश्चन। नीचे वाला पढ़ो आप एक बार, क्वेश्चन की एंडिंग आप पढ़ा कीजिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि करना क्या है। तो मेन इसमें यही था, इन विच कॉम्बिनेशन विल द पोटेंशियल डिफरेंस बी द सेम। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पैरेलल में सेम रहता है, इसीलिए मैंने आपको बताया भी था वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम, और जो करंट है वो हमेशा सीरीज़ में सेम रहता है, इसीलिए एमीटर को हम कहाँ रखते हैं, एमीटर को हमेशा हम सीरीज़ में रखते हैं, जिससे वो टोटल करंट निकाल पाए। 10th क्वेश्चन, फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम कैलकुलेट नंबर 1 द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या निकालना है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। नेक्स्ट द टोटल करंट, हमें टोटल करंट निकालना है, और तीसरा वोल्टेज निकालना है 7 ओम के रजिस्टर से। तो मतलब ये 7 ओम का रजिस्टर है, इसमें कितनी वोल्टेज जारी होगी हमें ये निकालना है। तो देखो इस तरह आप सॉल्व कर लो इसे। सबसे पहले आपको पता है 5 ओम और 10 ओम का ये जो रजिस्टर है यहाँ पे क्या है, ये पैरेलल में दे रखा है ना, और पैरेलल के लिए आप क्या करते हो, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसी तरह आप इन्हें कनेक्ट करते हो, मतलब फॉर्मूला यही है ना नेट रेजिस्टेंस निकालने का। तो निकालो आप यहाँ पे 1/R इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 LCM है, यहाँ क्या कर दोगे 5 के ऊपर इंटू 2 करोगे ना 10 करने के लिए ऊपर नीचे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, सॉरी यहाँ आ जाएगा 2 प्लस में यहाँ 1 ही रहेगा, आ गया यहाँ 3/10। 1/R इज इक्वल टू 3/10 ओम। इसका मतलब R क्या हो गया, R हो गया 10/3 ओम, है ना। तो यहाँ पे तो आपने क्या निकाल लिया कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है यहाँ पे उससे क्या आया, रेजिस्टेंस आया यहाँ पे इसका 10/3 ओम, है ना। इतना पूरा आपने निकाल लिया है, 10/3 है। तो क्या करो आप एक बार ना डायग्राम दोबारा बना के देखा करो। ये देखो ये 7 ओम है, और यहाँ पे ये 2 रजिस्टर थे, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, 10/3 ओम का एक रजिस्टर लगा दिया है, और इस तरह से अब ये पूरा नया सर्किट आ गया, है ना। अब आप देख रहे हो ये जो दोनों हैं किसमें है, ये सीरीज़ में कनेक्शन है ना, इसका सीरीज़ में कनेक्शन है। अगर तो अगर सीरीज़ में अगर आपको रजिस्टर निकालना होता है क्या करते हो, आप सिंपली इन्हें ऐड कर देते हो, है ना। तो सिंपली ऐड कर दो, ऐड करके यहाँ पे आ जाएगा 31/3 इतने ओम, ठीक है ना। तो ये आप करके देखिएगा 31/3 ओम यहाँ आ गया टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का। अब यहाँ पूछा है टोटल करंट, तो ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू IR, है ना। अभी हमने क्या निकाला है, देखो अभी हमने रेजिस्टेंस निकाला है 31/3 की, इस पूरे सर्किट में 31/3 ओम का रेजिस्टेंस जा रहा होगा, मतलब इतने का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ये सर्किट। V हमें पता है, देखो दे रखा है यहाँ पे 6 वोल्ट, है ना, 6 वोल्ट दे रखा है, तो यहाँ V की जगह 6 लिख दो। अब I निकाल लो, है ना, कैलकुलेशन करो, I आ रहा है यहाँ 18/31 एम्पियर। नेक्स्ट हमें वोल्टेज निकालनी है 7 ओम रजिस्टर में से कितनी वोल्टेज जा रही होगी। वैसे तो हमें पता है
ये देखो V क्या है, I इंटू आर। हमें पता है I जो है यहाँ से कितना जा रहा है, टोटल करंट जा ही रहा है ना, यहाँ पे टोटल अभी निकाला था 18/31, तो ये पूरा पूरा यहाँ पे जा रहा है करंट, है ना। तो I यहाँ रखो, कितना 18/31। रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस रखो यहाँ पे, और आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको कर लोगे। तो 11th क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ इज एन एमीटर एंड वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, एमीटर जो है हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक गीजर रेटेड 150 वॉट 250 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट लाइन मेन्स। सॉल्व। अब 3 चीज़ें हमें यहाँ सॉल्व करनी है। पहला, इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन बाय इट। सेकेंड, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन 50 आर। एंड द लास्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इफ ईच यूनिट कॉस्ट 6 रुपीज़। तो सबसे पहले हमें बताना है करंट कितना ड्रॉ कर रहा है ये। नेक्स्ट यहाँ पे हमें बताना है 50 घंटे के लिए अगर हमने ये चलाया गीज़र तो कितनी एनर्जी यूज़ होगी। और लास्ट, अगर 6 रुपये की एक यूनिट है, हमें बताना है कितनी टोटल कॉस्ट आएगी जितनी हमने एनर्जी कंज्यूम की है उसकी। देखो पावर हमें कितनी दे रखी है, 1500 वॉट, है ना। वोल्टेज दे रखी है हमें गीज़र की 250 वोल्ट, है ना। ये 2 चीज़ें दी हैं। तो करंट क्या निकालोगे आप, VIP से निकालोगे, है ना। ये मैंने आपको बताया था, V इंटू आई इज इक्वल टू P, है ना। तो इससे क्या आ जाएगा, करंट निकालना है तो आ जाएगा P/V। तो यही आप कर दो, 1500 डिवाइडेड बाय 250, आंसर आ गया 6 एम्पियर का करंट ये ड्रॉ करेगा। नेक्स्ट, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन 50 आर। तो देखो यहाँ पे पावर इंटू टाइम कर दो, है ना। टाइम क्या दे रखा है, 50 आर दे रखा है ना। ये 50 आर दे रखा है और पावर देखो ऑलरेडी गिवन है 1500, है ना। मैंने अभी आपको कहा था एनर्जी की डेफिनेशन, वो एनर्जी का ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, पावर इनटू टाइम, है ना। तो इसी से ये यूज़ होगा, इसी तरह आप ये करोगे। अब देखो जो यहाँ पर पावर दी है वो दे रखी थी किस में, वो वॉट में दे रखी थी, है ना। टाइम क्या है, आर में है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आंसर आएगा वॉट आर में, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसे किलोवाट आर में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों, किलोवाट आर में कन्वर्ट करने से क्या आ जाएगा, हमें यूनिट पता चल जाएगी कि कितने यूनिट यहाँ पर एनर्जी यूज़ हुई है। तो देखो हमें पता है 1 किलोवाट क्या होता है, 1000 वाट के बराबर होता है ना। तो 1 वाट क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोवाट, है ना। और किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर इतने वाट क्या हो जाएगा, 75 आ जाएगा ना। 1000 से डिवाइड ही तो करोगे, मतलब क्या आ जाएगा, 75 यूनिट यहाँ पे कंज्यूम हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इफ ईच यूनिट कॉस्ट 6 रुपीज़। अब एक यूनिट की अगर 6 रुपये कॉस्ट है तो 75 यूनिट यहाँ कंज्यूम की है, कितनी हो जाएगी कॉस्ट, 75 इंटू 6 मतलब 450 रुपये का बिल आएगा अगर सिर्फ ये गीज़र यूज़ किया है फॉर 50 आर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।